नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा गैंग जो अपने टारगेट को स्टेशन, बस अड्डे या रास्ते में कहीं ढाबे से अपने सवारी के रूप में बिठा के रास्ते में उसको मार के उसका गला घोंट के मार देते थे, या गला घोंटने के बाद जब वो बेहोश हो जाए उसको फेंक देते थे, उसका सारा सामान लूट लेते थे। ऐसे ही दो व्यक्तियों की डेड बॉडी बाराबंकी में मिली थी 1 जनवरी 2004 को। इसी बीच में 2005 में मैं वहाँ से चला गया एसटीएफ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक घटनाएं होने लगीं जो रोड साइड में डेड बॉडीज़ मिलने लगीं। सारी पुलिस परेशान थी, पता नहीं लग रहा था आखिर कौन ऐसा कर रहा है। जो जिंदा बच गए थे उनमें से कुछ लोगों ने उनका हुलिया, बोली, भाषा और गाड़ी का नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी, और धीरे धीरे इस गैंग के बारे में पता करना शुरू हो गया। मैंने ये भी बताया था कि इस गैंग के बारे में हल्की फुल्की जानकारी हो गई थी कि ये बस्ती या बहराइच के आसपास का गैंग है। जो टीमें बनाई गई थी उन्होंने लौट के बताया था कि इस तरह के कई गैंग जो जनरली चालक का काम करते हैं, वो उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर अलग अलग जगह टैक्सी चलाते हैं, और संभवतः ये सारी घटनाएं उनके द्वारा की गई होंगी। मैं पहले आपको 2006 के बाद की कुछ घटनाओं के बारे में बताऊंगा। 2006 और 2007 की, जब ये अति हो गई और उसके बाद फिर बड़ी टीमें इसकी लगाई गईं और फिर इस गैंग का सफाया किया गया। एक इनमें से गैंग मेंबर सिराज उर्फ राजा, ये कांदीवली पुलिस स्टेशन मुंबई में पकड़ा गया, जहां उसने बहुत ढेर सारी घटनाओं के बारे में तिथिवार, डेटवार पुलिस वालों को बताया गया, और वहाँ के डीसीपी ने ये सारी घटनाओं को उत्तर प्रदेश में खासकर एसएसपी मेरठ को ये शेयर किया कि ये देखा जाए। उसने उसमें इस पूरे गैंग का नाम खुला था, और तभी ये गैंग लोगों के प्रकाश में आया। हालांकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी न हो पाने के कारण तुरंत इस गैंग का सफाया नहीं किया गया। एक बात ये स्पष्ट हो गई कि ये सलीम चिकवा नाम का बदमाश है, जो बेसिकली बहराइच का रहने वाला है। ये वो और एक साथ में और सेपरेट गैंग चला रहा था, सलारू, वो भी वहीं का रहने वाला है। ये दो पैरेलल गैंग उस समय चल रहे थे, जो बाद में किसी समय एक हो गया। कुछ घटनाओं का जिक्र मैं इसलिए करूंगा कि उसके जो पीड़ित हैं, जिनके साथ ये घटना हुई है, उन्हें शायद ये भी न पता हो कि उनके साथ ये घटना किसने की थी और वो लोग इस समय कहाँ हैं। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जिनको इन्होंने लूट के और गाड़ी से फेंक दिया, उनकी मृत्यु हो गई। जो बचे वो अपना मुकदमा वहाँ लिखा सके। फिर मैं उस घटना का भी जिक्र करूँगा जिस घटना के बाद ये गैंग परसू किया गया और लिक्विडेट किया गया। जैसा राजा ने बताया वहाँ बोरीवली में, जो उसके इंट्रोगेशन रिपोर्ट में था, कि 15 दिसंबर 2006 को ये टैक्सी लेकर बरेली से रामपुर के लिए चले। दो लोगों को इन्होंने बिठाया, दो पैसेंजर्स को, और बरेली से 15 किलोमीटर पहले इन्होंने दोनों को, मैंने आपको मोडस ऑपरेंडी कल बताई थी कि आगे की सीटों में ये पैसेंजर्स को बिठाते थे, पीछे की सीटों में ये सारे लोग बैठ जाते थे, ड्राइवर भी इन्हीं का होता था। 4, 6, 10, 15 किलोमीटर जाने के बाद सुनसान जगह देखकर, और ये पीछे मफलर से या गौछे से या किसी रस्सी से उन दोनों पर अचानक उनके गर्दन पे वार करके उससे उसका गर्दन कस देते थे। तो उस समय वो बेहोश हो जाता था या मर जाता था। इसी बीच में वो उनकी तलाशी ले लेता था, और जो भी सामान उसमें हुआ करता था वो सामान सब लूट लेते थे, और लूटने के बाद ये इनको मार देते थे।
उनके हिसाब से वो मर जाते थे और उन्हें वहीं कहीं रोड साइड में ये फेंक देते थे। तो ये उनकी मोडस ऑपरेंडी थी। 6 तारीख को इन्होंने 6 तारीख को यही किया और बरेली से रामपुर वाली रोड पर 15 दिसंबर 2006 को 2 लोगों को फेंक दिया। उस समय इनके पास मार्शल जीप थी सिल्वर कलर की, यूपी 40C 2380 थी। 15 दिसंबर को ही ये बरेली से रामपुर गए। रामपुर से इन्होंने मुरादाबाद के लिए पैसेंजर लिया 1 बजे रात में, और वहीं पर रास्ते में रामपुर से ही मुरादाबाद से कोई 15 किलोमीटर पहले उसका सामान लूट के उसकी गर्दन को कस के और उन्हें वहाँ रोड साइड पर फेंक दिया। 22 दिसंबर 2006 को इन्होंने हापुड़ से मेरठ के लिए 11 बजे रात में 3 सवारियाँ बिठाईं। इन तीनों को रास्ते में लूट लिया और लूटने के बाद इन तीनों की डेड बॉडीज़ या मरा समझ के उन्हें रोड साइड में फेंक दिया। 22 दिसंबर को ये फिर वहाँ लूटने के बाद फिर से ये सोहराब गेट मेरठ पर बस अड्डे में पहुँच गए। वहाँ पर एक आर्मी मैन को इन्होंने बिठाया जो मेरठ से गढ़ मुक्तेश्वर के लिए जा रहा था। बात यह है रात में करीबन 12 बजे। मेरठ से जैसे ही आगे बढ़े हैं वहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने उस आर्मी मैन का गला, दिसंबर का महीना था, मफलर इनके पास भी था और पीड़ित के पास भी था, मफलर से उसकी गर्दन कस दी और उसका सारा सामान लूटकर उस 14 किलोमीटर पर इन्होंने उसकी बॉडी को फेंक दिया। 2007 के जनवरी के पहले हफ्ते में ये फिर वापस आ गए बहराइच से फैज़ाबाद और फैज़ाबाद से फिर अकबरपुर रोड पर टांडा के पास इन्होंने 2 सवारी ली। इनमें से एक सवारी थी जो पुलिस का हेड कांस्टेबल था और वो कुंभ की ड्यूटी से वापस आ रहा था, उसको भी बिठा लिया और रास्ते में पुलिस वाले को इसको मार के और मरा हुआ समझ के रास्ते में उतार दिया। इसके पास मोबाइल और जो भी पैसा था वो लूट लिया। उसी रात में, जिस रात में इन्होंने उस पुलिस वाले को लूट कर उसकी बॉडी को फेंक दिया था, बस्ती से इन्होंने गोरखपुर के लिए पैसेंजर बिठाया रात में 10 बजे और 2 व्यक्ति मिले उसे बस्ती से खलीलाबाद जाने के लिए और रास्ते में ही उनको लूट लिया। लूटने के बाद फिर ये रात में 12 बजे गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहाँ पे इनको 2 आदमी गोरखपुर से छिजौली जाने के लिए मिले। इन दोनों को इनके गले में भी मफलर या वो उसका फंदा डाल के और फिर इन्हें लूट के 8 किलोमीटर दूर गोरखपुर से इन्होंने इनको फेंक दिया। ये करने के बाद ये पुनः गोरखपुर रेलवे स्टेशन लौटे। वहाँ से इन्होंने एक पैसेंजर खलीलाबाद के लिए बैठाया और खलीलाबाद के रास्ते में गोरखपुर से 10 किलोमीटर जाने के बाद ही उन्होंने उसे मार के फेंक दिया और उसका सारा सामान लूट लिया। फिर ये 3 जनवरी 2007 को बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां से 2 लोगों को इन्होंने गोरखपुर के लिए बिठाया और 8 किलोमीटर बनारस से गोरखपुर की तरफ जाने के बाद ही उन दोनों को उनका गला कस के उनका सारा सामान लूट के और हाईवे के किनारे उन्हें फेंक दिया। उसी रात में फिर ये लौट के आ गए। लूटने के बाद 2 लोगों को मार के फेंकने के बाद फिर बनारस रेलवे स्टेशन आ गए और बनारस रेलवे स्टेशन में उस रात में CRPF का एक जवान छुट्टी पर आया था और उसे गोरखपुर जाना था। ये बाहर आवाज़ लगाते हैं और एक आदमी मैक्सिमम 2 आदमी, और कभी कभी बहुत जिद की किसी ने कोई साथ वाला हो तो 3 आदमी बिठाते हैं, इससे अधिक वो बिठाते नहीं हैं क्योंकि ऑलरेडी इनकी गाड़ी में उस समय 6 आदमी बैठे होते हैं। इस CRPF के जवान को 30 किलोमीटर बनारस से गोरखपुर की तरफ जाने के बाद इसकी भी गला घोंटकर हत्या कर दी। पीछे से इसको आगे बिठाते हैं अपने टारगेट को और पीछे से जब उसे हल्की सी झपकी आने लगती है या थोड़ा वो अनमना सा होता है, अचानक पीछे से उस गर्दन में मफलर, अंगोछा या कोई चीज़ डाल के
उसके गले को कस देते हैं। थोड़ी देर में जब वो निढाल हो जाता है तो उनमें से एक आदमी उन सब की अच्छी से तलाशी लेके और फिर उन्हें रास्ते में कहीं पर रास्ते में गिरा देता है। इस सीआरपीएफ जवान को की मृत्यु हो गई थी। फिर फरवरी के पहले महीने में ये बहराइच से लखीमपुर खीरी के लिए इन्होंने 2 सवारी, लखीमपुर स्क्वायर से 3 सवारियाँ इन्होंने उठाईं। इनमें से एक सिख था, एक पीएसी का जवान था, पीएसी के सब इंस्पेक्टर थे, और तीसरा एक सिविलियन था। वहाँ से इन्होंने ये करीबन 8 बजे उठाया और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ही सिख जो आदमी था और जो सिविलियन था, इन दोनों को लूट लिया। पीएसी के जवान के पास, पीएसी के उस अधिकारी के पास उसकी रिवॉल्वर भी थी। उसके रिवॉल्वर को नहीं लिया, उसके 14 राउंड जो कारतूस थे वो इन्होंने ले लिए। जेब में सबके, तीनों लोगों के जितने भी पैसे थे और जो भी मोबाइल थे, जो भी घड़ी और जो भी चीज़ें थी, वो सब लूट के इन्हें वहीं फेंक दिया। इनमें से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। ये वहीं से चूँकि लखीमपुर से इन्होंने उठाया था, वहीं से ये चले आए रात में। ये 8 बजे की बात है और ये चले आए रात में 10 बजे सीतापुर से शाहजहांपुर के लिए इन्होंने 3 सवारी उठाई। ये उसी दिन की बात है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। सीतापुर से शाहजहांपुर के लिए 3 आदमी उठाए और रास्ते में तीनों की गर्दन कस के बेहोशी की हालत में, ये लोग हमेशा इन आदमियों को मरा हुआ समझ के और लूटने के बाद चलती हुई गाड़ी से दरवाज़ा खोल के इन्हें फेंक दिया करते थे। इन तीनों को उन्होंने सीतापुर से शाहजहांपुर वाली रोड पर फेंक दिया। 8 फरवरी 2007 को ये शाहजहांपुर से इन्होंने बरेली के लिए रात में 9 बजे 2 पैसेंजर उठाए और उस समय इनके पास 2 पैसेंजर उठाए, उन दोनों का भी गला कस के और उनका सामान लूट के उन्हें फेंक दिया। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बाद में जीवित बच गया और उसने मुकदमा लिखाया। गोल्डन कलर की इनकी महिंद्रा मैक्स थी, जिसका नंबर था UP 41T 2413। फिर ये 9 जनवरी 2007 को वहीं से बुलंदशहर चले गए। 8 बजे शाम को इन्होंने 2 सवारियां उठाईं। वहाँ पर कहलाम चौराहा करके है, वहाँ से मेरठ के लिए, और रास्ते में उन्हें दोनों पैसेंजर्स को लूट के उन्हें छोड़ दिया। आम चौराहा है बुलंदशहर में, वहाँ से रात में 10:30 बजे इन्होंने एक लेडी पैसेंजर को बिठाया। ये लेडी पैसेंजर करीब 27-28 वर्ष की थी और पिंक और येलो कलर की छापेदार साड़ी पहनी हुई थी। इसने वहाँ से मेरठ जाने के लिए टैक्सी की थी, लेकिन मेरठ रोड पे मेरठ न जाके इन्होंने सिकंदरा की तरफ अपनी टैक्सी मोड़ ली और उसका सारा सामान लूट के इन सभी 6 लोगों ने इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और सिकंदरा से 12 किलोमीटर पहले इसे फेंक दिया। 11 फरवरी 2007 को अलीगढ़ से एक पैसेंजर इन्होंने अलीगढ़ बस स्टैंड से बिठाया बुलंदशहर के लिए। ये बात है शाम को 8:30 बजे। और अलीगढ़ से 12 किलोमीटर जाने के बाद ही इनको लूट के और मरा हुआ समझ के गाड़ी से इन्होंने फेंक दिया। फिर ये वापस चले आए अलीगढ़। सामान्य रूप से आप ये ट्रेन देख रहे होंगे कि ये जिस शहर के बस अड्डे से जहाँ से पैसेंजर ले जाते थे, 10-12 किलोमीटर ले जाने के बाद ये उसको मार देते थे, मार के वहीं फेंक देते थे, सामान लूट लेते थे और उसके बाद पुनः उसी स्थान पे आते थे, क्योंकि रात का समय था। रात के समय में पैसेंजर ज़्यादा जल्दी में होता है और कहीं बाहर से अगर आया है उसके पास सामान भी होता है और वो जाने के लिए किसी भी सवारी को प्रेफर करता है कि उसे जाने के लिए कोई भी सवारी अगर मिल जाए तो वो अपने घर पहुंच जाए। फिर ये अलीगढ़ बस अड्डे आए। वहाँ से इन्होंने करीबन 11 बजे, 11 फरवरी 2007 की बात है, वहाँ से इन्होंने 2 पैसेंजर लिया और 15 किलोमीटर बाद ही अलीगढ़ से इनको मार के वहाँ फेंक दिया। ये बात थी 11 फरवरी को। फिर ये 2 दिन इन्होंने दिल्ली और गाज़ियाबाद में आराम किया, अलग अलग जगहों पे दिन भर ये सोते थे। फिर 14 फरवरी 2007 को ये हापुड़ से करीब 6:30 बजे चले, हापुड़ से बुलंदशहर के लिए, और 2 पैसेंजर्स को इन्होंने बिठाया हापुड़ से मेरठ के लिए और रास्ते में उन दोनों को उनका गला कस के उन्हें मार दिया और उनका सारा सामान लूट लिया। ये 2 पैसेंजर थे श्री राजीव वर्मा, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, और दूसरे थे जो हाईडिल में
जूनियर इंजीनियर थे। बवाल हुआ अगले दिन, जूनियर इंजीनियर की मृत्यु पे तमाम तमाशा हुआ। राजीव वर्मा के 2 बड़े भाई थे, डॉक्टर रजनीश वर्मा और राकेश वर्मा, रायपुर में थे, एक दिल्ली में थे। रायपुर से राकेश वर्मा जी आ गए मेरठ, दुखी थे और बहुत ही एजिटेटेड थे। इन्होंने स्वयं ही पता करना शुरू किया, संबंधित अधिकारियों से बातचीत की, और जैसा होता है कि बाहर का आदमी है, पुलिस ने कभी इधर टहलाया कभी उधर टहलाया, देख रहे हैं और आप परेशान मत होइए, हम जल्दी ही इसका खुलासा कर देंगे और पास तक पहुंच गए हैं, इस तरह की बातों। लेकिन राकेश जी ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। वो डीजीपी से मिले, प्रमुख सचिव गृह से मिले, और वो लगभग हर दिन हर ऐसे आदमी से जो इसमें मैटर करता है वो मिलते रहे और प्रोग्रेस इसके बारे में पूछते रहे। उन दोनों लोगों को मारने के बाद भी ये आगे चुप नहीं बैठे। 14 तारीख को उन्हें मारने के बाद ये पुनः सोहराब गेट बस स्टैंड मेरठ वापस आ गए। वहाँ से उन्होंने एक पैसेंजर उठाया और उसे मारने के बाद जो बुलंदशहर रोड पर टूटा पुल है उसके पास उसकी बॉडी को फेंक दिया। राकेश वर्मा जी इसको परसू करते रहे। विक्रम सिंह साहब ने इसमें एसटीएफ के जो संबंधित अधिकारी थे आनंद देव को लगाया। डीजी ऑफिस में जो एसपी क्राइम थी शिपर्णा गांगुली, उनको लगाया। ये सबको सुबह और शाम फ़ोन करते रहे कि बात कहाँ आगे बढ़ी। कुछ अधिकारी इरिटेट भी होते थे, लेकिन राकेश जी और रजनीश वर्मा जी, इन दोनों ने ही इनको अच्छी तरह से परसू किया। धीरे धीरे बातें इस गैंग के बारे में और डिटेल पता लगती रहीं, और फिर इसी बीच में इसकी एक्टिविटी कहाँ कौन से इन्होंने घटनाएं की हैं पूरे उत्तर प्रदेश से इकट्ठा की गई, और ये पूरा गैंग रजिस्टर्ड किया गया। ये गैंग इंटर स्टेट गैंग 259 डिस्ट्रिक्ट बहराइच से रजिस्टर्ड किया गया। उसमें जो गैंग मेंबर्स थे, कैजुअल गैंग मेंबर्स और बाकी मेंबर्स मिला के 20 या 22 के आसपास थे। और उसके जो मुख्य गैंग मेंबर थे, जो गैंग लीडर था वो सलीम चिकवा था। ये इसके पिताजी का नाम समद, रामपुर थैलिया, खैरी घाट, बहराइच का रहने वाला था। इसका हिस्ट्री शीट नंबर 37A उसी दरमियान में खोला गया। इसके और मेंबर्स थे एजाज, अली अहमद, भोंगल, डब्लू और सलारू। इनमें सलारू वो था जिसको ये कहते हैं कि जिन इसके ऊपर आता था। इसके ऊपर बड़ा यकीन करते थे, कुछ पगलेट किस्म का आदमी था, और इसका काम था जिन लोगों की हत्या की गई उसकी तलाशी यही लिया करता था। सारी घटनाओं में जो तलाशी लेने का काम था वो सलारू ने ही किया था। फिर इनकी धरपकड़ शुरू हुई। डीजी साहब ने दबाव बनाया। उस समय पवन शर्मा नाम का एक सब इंस्पेक्टर था एसओजी में, उसने नंबरों की जांच पड़ताल शुरू की। जितने मुकदमे उस समय 14 फरवरी 2007 के पहले जो इंसिडेंट थे, उन सब जगह उन सारी जगहों से डंप डाटा, जिसको टावर डाटा कहते हैं, वो उठाया। इसे कुछ नंबर मिल गए। इस नंबरों की तलाश करते 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 पूरी टीम पहुंच गई और उसने उसमें से 3 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार होने वालों में सलीम भी थे। सलीम जो बदमाश था, जो गैंग लीडर था, ये भी था। इसके साथ 2 लोग और थे। और 30 मार्च 2007 को तत्कालीन एसएसपी मेरठ श्री दीपेश जुनेजा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तीनों को प्रस्तुत किया गया। उस समय उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में के बाद जो इनकी पूछताछ की गई, पूछताछ आख्या में इन लोगों ने जो इस तरह की घटनाएं बताईं, वो लगभग 250 के ऊपर थी, और कोई आसपास का स्टेट नहीं बचा था। और उत्तर प्रदेश में तो घटनाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। गोरखपुर से लेके झांसी, और झांसी से इधर मेरठ, मुजफ्फरनगर और आसपास के जो ज़िले थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, इन सब जगह ये घटनाएं हुई। बहुत उस समय ये सनसनीखेज वारदात थी कि एक सीरियल किलर पकड़ा गया है जिसने लगभग 250 हत्याएं की हैं अपने गैंग के साथ, जिसमें मरने वालों में सिपाही, आर्मी मैन, सिपाही और सब इंस्पेक्टर्स की बहुत हत्या हुई इसमें।
इन लोगों ने की। फिर उसके बाद डब्लू अरेस्ट हुआ इसमें। हालांकि उस समय इसके ऊपर केस बहुत नहीं खुला था। विकास त्रिपाठी जो इस समय एसपी सिटी हैं बनारस में, वो उस समय डिप्टी एसपी एसटीएफ में हुआ करते थे। दो लोगों ने इस पे बहुत काम किया फील्ड में, विकास त्रिपाठी और दूसरे अनंत देव ने। इन लोगों ने पहले इसको पकड़ा डब्लू को। उसके बाद सलीम ये गया था इसी सीआरपीएफ वाले व्यक्ति की हत्या की पेशी में बनारस से लौटते समय भदोही से ये फरार हो गया। और सलीम के फरार होने की खबर उस समय बहुत ही प्रमुखता से अखबारों की सुर्खियां बनी कि एक सीरियल किलर जिसको बहुत मुश्किल से पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन वो भदोही के आसपास आके पुलिस को चकमा दे के फरार हो गया। लोग उसके पीछे लगे रहे। इसी बीच में फिर फ़ोन कॉल्स पर जब इनको परसू किया जा रहा था तो ये पता लगा कि इन गैंग मेंबर्स में जब ये अपने नंबर बदल दिया करते हैं और ज़्यादातर ऑपरेशन के समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन चूँकि तीन टीमें इसमें लगी हुई थी एसटीएफ की, तो इनके परिजनों का, इनकी पत्नियों का, भाइयों का, घर में जो रहते हैं इनके बाप चाचा, उन सब के नंबर लगाए गए और डेडिकेटेड टीम लगा के उसको सुनवाया गया। तो ये पता लगा कि कानपुर जेल से बहुत ढेर सारी कॉल्स आ रही हैं गैंग मेंबर्स के पास भी, और कोई ऐसा आदमी है कानपुर जेल में जो वहाँ से इस गैंग को अभी भी चला रहा है। पता करते करते ये पता किया गया तो वो सलारू वहाँ था जो बंद था, लेकिन वहाँ वो कानपुर जेल में दूसरे नाम और पते से बंद था। फिर इस आशय का एक मुकदमा कायम कराया गया कि ये दूसरे नाम पते से अपने आप को सेव करने के लिए जेल में है। फिर तमाम और जब पता लग गया कि ये उनका गैंग मेंबर है तो ये फिर कई और मुकदमों में खोला गया। भोगल को बहराइच में क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। ये उसके बाद इनके और इस बीच में बम्बई से इस राजा की इंट्रोगेशन रिपोर्ट आ गई और ये जितने मुकदमे थे जो घटनाएं उसने बताई थी वो मुकदमे उस समय अगर नहीं लिखे गए थे तो पंजीकृत किए गए, और जो पंजीकृत किए गए थे उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को भेजा गया और इन सब में यही 6-7 आदमी प्रकाश में आए, एजाज, अली, भोंगल, डब्लू और सलारू। आप अंदाज़ लगाइए ये गैंग जिस हिसाब से ये काम करता था कि आप रेलवे स्टेशन से उतर रहे हैं, बाहर टैक्सी वाले सामान्य रूप से डेस्टिनेशन का नाम लेके पुकारते हैं, किसी को चलना है, किसी को चलना है। रात में 12 बजे 1 बजे के बाद जो यात्री उतरेगा उसे घर जाने की जल्दी होगी। ये टारगेट करते थे, जैसे 5 आदमी आए तो उनका सब जगह भर गई है, इसमें 5 दूसरी गाड़ी देख लीजिए। अकेला आदमी अगर इनके चिल्लाने पे इनके पास तक आ गया तो वो आएगा, उससे ये सौदा तय करेंगे और पहले उसके पास देख लेंगे कि वो किस तरह का आदमी है। अगर उसे ऐसा लगा कि ये इसके पास कुछ नहीं होगा, फटीचर टाइप का आदमी है, तो उसे कभी नहीं बिठाएंगे। और अगर एक महिला के बारे में तो चूँकि उसके इंट्रोगेशन रिपोर्ट में आया, मैं ये सारी डिटेल डेट वाइज इसलिए मैंने बताई है कि अगर उस घटना के पीड़ित आज भी हों तो उन्हें ये जानकारी हो जाए कि वो किस गैंग ने किया था और उस गैंग का फिर बाद में क्या हश्र हुआ। मैंने पहले ही बता दिया था, इसीलिए एग्जैक्ट कि वो कितने किलोमीटर पर अपनी टैक्सी में बैठने के बाद कितने किलोमीटर पर उन्हें फेंका गया था, और नेचुरली अगले दिन या घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद जब वो नोटिस हुए होंगे या जब उनको होश आया होगा तब पुलिस आई होगी, तब उनका मुकदमा लिखा गया होगा, या जिनकी डेथ हो गई होगी उनके परिजनों को कई दिन बाद ये पता लगा होगा कि उनके किसी परिजन के साथ इस तरह का हादसा हुआ है। उसके बाद ये नेपाल भाग गया। वहाँ से भदोही से पुलिस की कस्टडी से भागने के बाद ये नेपाल भाग गया। पुलिस बहुत परेशान हुई। इस बीच में इनका राकेश वर्मा जी और रजनीश जी, इनका बहुत दबाव भी रहा। ये रोज़ उसको परसू करते थे और मैं भी तब तक
एसटीएफ में अपना पूरा करके एसपी सिटी मेरठ हो गया था। चूँकि घटना मेरठ की थी तो मेरे संपर्क में भी ये दोनों भाई है। राकेश लगभग हर दिन फ़ोन किया करते थे कि अब आगे क्या हुआ, अब क्या पता लगा, कौन देख रहा है, कितने नंबर मिले, नंबर से क्या पता लगा। जानकारी उन्होंने सारी जानकारी इकट्ठा कर रखी थी। जो जिससे बात करते थे उनसे जो बात होती थी वो इकट्ठा करके रखते थे, लेकिन सलीम का पता नहीं लग रहा था। फिर बाद में एक टीम नेपाल में भी जाके उसने पता करने की कोशिश की। बहराइच में इसके पैतृक गांव में जाके पता करने की कोशिश की। वहाँ भी यही पता लगा कि ये अपना पूरा परिवार पत्नी बच्चों को लेके ये नेपाल में शिफ्ट हो गया है। इसके घर वाले कोई इस समय नहीं है। खैर, लिखा पढ़ी मजबूत की गई। गैंग के अलग अलग मेंबर्स पे कार्रवाई करनी शुरू हुई। सबकी हिस्ट्री शीट खोली गई। सलीम की हिस्ट्री शीट नंबर 37 ये मैंने बताई। अली अहमद की हिस्ट्री शीट थी 6A। भोंगल उर्फ नूरा उर्फ नूर बख्श, इसकी हिस्ट्री शीट नंबर थी 40A। एजाज़ और इन लोगों की भी हिस्ट्री शीट नंबर खोली गई। पूरे गैंग, रजिस्टर्ड गैंग के गैंग चार्ट को सभी ज़िलों में सर्कुलेट किया गया, और ख़ासकर ज़िले जो नेपाल की सीमा से लग रहे थे, और वो ज़िले जहाँ जहाँ इन्होंने अपराध किए थे, गाज़ियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बरेली, शाहजहाँपुर, इन सब जगह जहाँ ज़्यादातर हाईवे पर इन्होंने अपराध किए थे, सवारियों को बिठाने के बाद सर्कुलेट किया गया। एक एक करके धीरे धीरे इनके लोग बंद होते रहे, लेकिन प्राइम कंसर्न ये था कि ये कहाँ है सलीम चिकवा, जो इनका गैंग लीडर है। खैर, वो दिन भी आया। 2 जनवरी 2010 को एक बहुत ही जाबाज इंस्पेक्टर था SKS प्रताप, उस समय उसमें नोएडा में पोस्टेड था। ये एडिशनल SP थे उस समय अशोक त्रिपाठी, जो आज की तारीख में SSP बदायूं हैं। STF के लोग थे। सूचना मिली। ये बहुत दिन तक नेपाल में रुकने के बाद वहाँ से ये फिर चला कि अब ये काम छोड़ के कुछ बड़ा काम हम करेंगे। जैसे ही ये पता लगा कि इसकी मूवमेंट उधर से हुई है, बहराइच में पूरी फोर्स ने घेरा, नहीं मिला। कानपुर में पूरी फोर्स ने घेरा, नहीं मिला। लेकिन इन लोगों ने इसकी घेराबंदी की। विकास त्रिपाठी भी जो जहाँ जहाँ मूवमेंट मिलती थी STF को, वो कम्युनिकेट किया करते थे। ऐसा ही एक कम्युनिकेशन 2 जनवरी 2010 को SP सिटी नोएडा को मिला, अशोक त्रिपाठी को। और फिर एक मुठभेड़ में, काफ़ी चेज़ के बाद एक मुठभेड़ में सलीम चिकवा को मार गिराया गया नोएडा में। उस समय सलीम चिकवा के पास से वैगनार गाड़ी और AK-47 रशियन कलशनिकोव राइफल AK-47 ये बरामद की गई और पुलिस ने उसको मार गिराया। उसके बाद इनको अली अहमद और उसके साथ एजाज़, इन दोनों को जो उस समय के एडिशनल SP थे आनंद देव, उन्होंने बाराबंकी में एक मुठभेड़ में मार गिराया। इस तरह से जो इनके 3-4 बड़े ऑपरेटर्स थे इस गैंग में, उनके मुखिया को इंक्लूड करते हुए ये सभी मुठभेड़ में मारे गए। बाकी जो और गैंग मेंबर्स थे वो सब, इन सभी अपराधों में उनके खिलाफ चार्जशीट सबमिट की गई और ज़्यादातर अभी जेल में हैं। कुछ ज़रूर जमानत में बाहर आ गए हैं। थोड़ी सी दिक्कतें विवेचना की हैं। आप जैसा जानते हैं कि जब कुछ नहीं पता लगता है तो हत्या का अपराध किसी ज़िले में या किसी सर्किल में या किसी थाने में जब पेंडिंग होता है तो IO या संबंधित थाना प्रभारी ये कोशिश करते हैं कि या तो जल्दी से खुल जाए, कोई मर्डर अगर खुला हुआ है तो उसमें शामिल कर दिया जाए, या फिर FIR लगा दी जाए फाइनल रिपोर्ट कि अगर फिर कभी खुला तो हम इसमें आगे की विवेचना प्रचलित कर देंगे। तो बहुत ढेर सारी इन घटनाओं की विवेचनाएं ऐसी लैकलस्टर और ऐसी धीमी या ऐसी स्लो या ऐसी फॉल्टी थी
कि इसमें इन लोगों का जो ट्रायल है वो बहुत आगे तक जा पाना बहुत मुश्किल है। इन सभी घटनाओं में जिनको बाद में जोड़ा गया वो लगभग 200 के आसपास हुई, जो कि पंजीकृत हैं अलग अलग ज़िलों में। अगर जैसा ये जो पकड़े गए मेंबर्स हैं उनके इंट्रोगेशन में भी उन्हें नाम किसी का याद नहीं है, नाम का मतलब उन्हें जगह बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन डेट वाइज अगर पूछा गया तो ये लगभग 200 से 250 के बीच में लोगों को, ऐसे लोगों को जो एक जगह से आके अपने गंतव्य जाना चाहते थे, रास्ते में ही लूट भी गए और मारे भी गए। बहुत बड़े गैंग का ये एसटीएफ के सिर ये सेहरा बंधा कि एक ऐसे बड़े गैंग का जिसने बहुत से इनोसेंट लोगों की जान ली थी, उनका सफाया किया। अब बाराबंकी की और एक दो घटनाएं होंगी, उसका मैं अगले एपिसोड में जिक्र करूंगा। और उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग बाराबंकी से एसटीएफ के लिए हो गई। एसटीएफ में उस समय काफ़ी काम हुआ और उनका भी मैं सिलसिलेवार आपके सामने जिक्र करूंगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि वैसे तो अब वर्तमान में ये घटनाएं बहुत कम हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंद हो गई हैं। यदा कदा अब भी इस बीच में मैं जहाँ जहाँ जिन जिन ज़िलों में एसएसपी रहा हूँ वहाँ पर इस तरह से अज्ञात लाशें सड़क के किनारे पाई गई हैं और हमें नहीं लगता कि अभी तक वो अपने जो डेस्टिनेशन तक वो विवेचना पहुँच पाई होगी। तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अगर आप किसी टैक्सी को कर रहे हैं, अब आपके पास मोबाइल फ़ोन है, टैक्सी का नंबर आगे से पीछे से, टैक्सी के ड्राइवर की फ़ोटो मौके पर ही खींच के अपने परिजन को भेज दें। कहाँ खड़ी हुई थी ये भी देख लें और आसपास चेक कर लें अगर कोई सीसीटीवी है। तो ऐसे में जब ड्राइवर को, या सपोज़ करिए वो गैंग भीतर ही है, उसे जब पता लग जाएगा कि इसने फ़ोटो और गाड़ी का नंबर ये सब भेज दिया है, तो उन्हें, उनके मन में थोड़ा सा भय होगा और इसको करने में उन्हें हिचक होगी। कोशिश ये करें कि अगर आप 1 या 2 या 3 आदमी हैं तो किसी इस तरह के प्राइवेट वाहन से जाना अवॉइड करें, खासकर रात के समय में। आपको परिवहन निगम की बसें उपलब्ध मिलेंगी या जो सर्टिफाइड जो टैक्सीज़ हैं वो आपको मिलेंगी। अब तो कोई ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ पर टैक्सी उपलब्ध किए जाने संबंधी स्टॉल नहीं लगा होता। आप वहाँ संपर्क कर लें और वहाँ से पूछ लें, ड्राइवर का नंबर पूछ लें, गाड़ी वो बुलवा देंगे, गाड़ी से आपको कहाँ तक जाना है अपने आप को रजिस्टर करा दें, ताकि आप इस तरह की आकस्मिक दुर्घटना से बचे रहें। कृपया सावधानी पूरी रखें। ये अपराध करने वाले एक गैंग तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये अपराधी रक्त बीज की तरह फिर कुकुरमुत्तों की तरह फिर से आते रहते हैं और अपनी छोटी सी अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी इनोसेंट आदमी की जान लेने में उनको ज़रा सा भी देर नहीं लगती है। एक बात और मैं बता दूं कि इन सारे मुकदमों में जिनमें ये शामिल रहे हैं, करीब 100 के आसपास मुकदमे हैं सारे गैंगस्टर्स के मिला के। एसटीएफ ने जब इनके सारे की एफआईआर इकट्ठा की तो बहुत छोटा अमाउंट, किसी से इन्होंने 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, किसी के पास 3,000 रुपये, किसी के पास 2,000 रुपये ये लूटा। इसकी एक घड़ी ली, अगर उसके पास चेन या अंगूठी है तो वो ली और उनका मोबाइल छीन लिया। यानी कुल जमा पूंजी 20-25 हज़ार के लिए उस गरीब आदमी की, उस बेचारे की, उस इनोसेंट आदमी की जिसकी कोई गलती नहीं है, उसकी जान चली गई। तो ये इनको बहुत छोटे से अमाउंट के लिए ये किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। तो कृपा करके पूरी सावधानी रखें और पुलिस अधिकारी जो अगर इस तरह के मौके पर जाते हैं तो सबसे पहले इसका पता करें कि वो व्यक्ति, उसके परिजनों से संपर्क हो जाए। अगर पहचान में आए, पहले तो पहचान के लिए सारा प्रयास करें कि उस डेड बॉडी की पहचान हो जाए। पहचान होने के बाद उनके परिजनों से ये ज़रूर पूछा जाए कि वो किस साधन से कहाँ तक गए थे। उनको फिर उसके बाद आगे पहुंचने के लिए किस तरह का साधन उपलब्ध था, अगर ये पता लग जाए तो कि वो उन्होंने ज़रूर कोई टैक्सी या कोई वाहन लिया होगा। तो आज की तारीख में सारी सीसीटीवी बहुत अच्छी तरह से, सारी रेलवे स्टेशन सीसीटीवी से अच्छी तरह से कवर्ड हैं, आच्छादित हैं।
वहाँ पर इस गाड़ी या इस तरह की गाड़ी या जो पीड़ित व्यक्ति है या जिसकी जान चली गई है उसकी फ़ोटोग्राफ से पहचानने की कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही गैंग तक, सही अपराधी तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।